यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रयागराज से नेहा आप लोगों को यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञानदायिनी में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आज मैं यहाँ पर अगला भाग पढ़ने जा रही हूँ जिसे आप देख सकते हैं। ये सरकार कैसे बनती है, सरकार में क्या क्या आता है। भाग 5 में पढ़ने जा रहे थे, संघ या केंद्र जिसको बोलते हैं। पर भाग 5 पढ़ने से पहले, भाग 5 जैसे राष्ट्रपति से शुरू होता है, तो मैं राष्ट्रपति ना पढ़ाकर आपको पहले ये बताऊंगी कि भाग 5 और भाग 6 में क्या क्या आता है। और हो सकेगा मैं ये दोनों भाग मिलाकर पढ़ाऊं। अगर ज्यादा समय मेरे पास रहा या मुझे जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहा तो मैं दोनों भाग अलग करके भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि बस इसमें केंद्र का रहेगा और उसमें सब कुछ राज्य का रहेगा। जहां पर यहाँ पर अंतर होगा, डिफरेंट होगा, वहां पर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो पहले हम लोग समझते हैं सरकार क्या होती है, सरकार में कौन कौन से भाग आते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पर आके समझते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। मेरी जितनी कोशिश है और मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना देने का प्रयास कर रही हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने इन्हें स्वयं घर पे बुक से, लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट जैसे भी मुझसे बन पाया, मैंने ये स्वयं से अपने खुद के नोट बनाए थे। तो ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। मैं इसलिए अपने नोट से ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी सरल भाषा में इसे लिखी हुई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सरकार, तो जैसे सरकार में, यहाँ पर सरकार में क्या क्या आता है, तो जैसे कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, हमारी न्यायपालिका होगी। सरकार में कार्यपालिका जो कार्य होगा, कैसे कैसे, विधायिका जो लागू करेगी, और न्यायपालिका कि मतलब उसमें न्याय कैसे दिया जाएगा ये बताएगी। तो जैसे केंद्र जो संघ है वो भाग 5 में आर्टिकल, कार्यपालिका कितने हैं, तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, जिसमें आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देखेंगे। फिर आती है विधायिका, विधायिका 79 से 123 तक। तो 123 में क्या है, आप लोग ये कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 123 है कि 123 और 213 ये एक केंद्र का है और एक राज्य का है। आगे मैं जरा सा भी बोलूंगी तो आप लोग समझ जाएं। फिर आता है न्यायपालिका, तो केंद्र की न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ से है, तो 124 से लेके 147 तक। फिर आता है राज्य की, कि राज्य किस भाग में, तो भाग 6 में आर्टिकल, अब वहां 147 से खत्म हुआ, तो यहाँ पर 152 से 167, मतलब 167 का मतलब अगर हिंदी वाले हैं 167 तक। और फिर विधायिका यहाँ शुरू होती है, ये कार्यपालिका के अनुच्छेद हैं 152 से 167। और फिर विधायिका शुरू होती है 168 से 213। अब 213 आप जरूर कमेंट करिए और 123 भी कमेंट करिए क्या है इसमें। फिर इसमें कार्यपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, अरे सॉरी, हाई कोर्ट आता है, तो ये 214 से 237 तक, क्योंकि अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट है। अब केंद्रीय विधायिका कैसे कैसे बनी, तो आप देख सकते हैं मैंने आर्टिकल 52 से 78 छोड़ रखा है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कुछ अनुच्छेद हैं, तो मैं उसे बाद में बिल्कुल इत्मीनान से बताऊंगी, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट। पहले आप इसको समझेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब समझ में आएगा कि कैसे कैसे। तो पहले केंद्रीय विधायिका पढ़ते हैं। तो केंद्रीय विधायिका में क्या क्या है, तो आप इसे देख सकते हैं कि केंद्रीय विधायिका भाग 5 में है, अनुच्छेद 79 या 79, 79, 79, 80, 79 से लेकर 123 तक है। ठीक है, इसमें संसद कानून का घर है, संसद को कानून बनाने का घर कहा जाता है। उच्च सदन किसे कहते हैं, जैसे आप राज्यसभा को उच्च सदन कह सकते हैं। राज्यसभा, राज्यों के प्रतिनिधि को एमपी कहते हैं। जनता के प्रतिनिधि लोकसभा जो निम्न सदन होता है, तो उसे, उसके एमपी जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें भी एमपी कहते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। उच्च सदन और निम्न सदन प्लस राष्ट्रपति मिलके क्या बनता है, संसद। तो संसद में कौन कौन आते हैं, तो संसद में राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है, राष्ट्रपति आता है। आप ये याद कर सकते हैं, अक्सर पूछता है संसद में कितने तत्व होते हैं, तो तत्व का मतलब यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आगे देखते हैं संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो 79, राज्यसभा का 80, उसके आगे लोकसभा का 81। जैसे कि कुमार गौरव सर बताते हैं कि सरला, मैं वही ट्रिक यहाँ अपना रही हूँ कि इन्हें याद करने का सबसे अच्छा जो है, तो सरला, मैंने तो सरल याद किया था लेकिन सर का सुनी मैं, तो वहां पर वो सरला बताएं, तो आप उसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि संसद 79, राज्यसभा 80 या 80 और लोकसभा 81।
ठीक है। अब संसद में मतलब राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 250 होते हैं। मनोनीत कितने होते हैं, 12, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। निर्वाचित सदस्य 238 होते हैं। वर्तमान में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो अब टोटल कितने हो रहे हैं, 245। वर्तमान में कुल 245 सदस्य लिए जाते हैं। अब इधर आता है लोकसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81, सदस्य संख्या कुल कितनी होती है, 552 होती है। निर्वाचन कितना होता है, 550 का होता है। मनोनीत 2, तो राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करता है, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अब 550 सीटों में जो 550 संख्या है, सदस्य संख्या, तो राज्यों से 530 लिए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 छोड़ी जाती हैं। तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 13 का चुनाव किया जाता है यहाँ पर। तो वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 545 है। कैसे है, तो 530 जो राज्यों से है, 2 जो एंग्लो इंडियन है और 13 जो केंद्र शासित, तो 545 कुल सदस्य वर्तमान में लिए जा रहे हैं। सीटों का यह जो ऊपर बताया गया निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 84वें संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि सीटों की ये संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी। इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसमें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ, जबकि लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को। तो संसद की पहली बैठक राज्यसभा या लोकसभा की कब, तो दोनों एक साथ संसद की जब बैठक हुई रहा है, तो जब लोकसभा और राज्यसभा, तो 13 मई 1952। ये प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन किया, और आप इसे इंपॉर्टेंट में कर सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, या संसद की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं। फिर आता है पहले संसदीय आम चुनाव कब हुए, तो 1951-52 के मध्य हुए रहे। फिर 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद का काम संविधान सभा ने किया था, क्योंकि तब तक तो संविधान बना ही नहीं था, तो मतलब सरकारें तो बनी नहीं थी। तो ये अंतरिम जो संविधान सभा है, यह मतलब बैठक करके या जैसे भी सरकारें चला रहे थे, क्या क्या यहाँ पर, तो 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद का काम तो संसद तो थी नहीं, क्योंकि संसद का गठन तो 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई। तब तक ये संविधान सभा ही चला रही थी यहाँ का सब कुछ कारोबार, कि कैसे क्या होगा। विश्व की महत्वपूर्ण संसद या पार्लियामेंट, तो कौन कौन, 16 कहाँ की, अफगानिस्तान की। अभी ये प्रश्न पिछले साल पेट में पूछा गया था कि 16 संसद मतलब 16 किस देश की संसद का नाम है, तो अफगानिस्तान। लोया जिरगा कहाँ के, तो अफगानिस्तान की कबायली संसद है, ठीक है। डैट आप लोग जान सकते हैं, जापान की है। निशेट इजराइल की है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की, कांग्रेस अमेरिका की है, पार्लियामेंट ब्रिटेन की है। अब आता है राज्यसभा की अवधि और निर्वाचन। में इसे पहले क्यों पढ़ा रही हूँ, आप इसे समझ सकते हैं। पहले मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब ये सारी बातें समझेंगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम आसानी से आप समझ लेंगे कि राष्ट्रपति का कहाँ काम था, मतलब राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत, तब आप वहां पर कॉमन सेंस से भी अपने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसलिए मैं पहले सरकार पढ़ाना चाह रही थी, और सरकार पढ़ाने से आपको भी लाभ होगा। पहले आप जानेंगे तो सरकार में कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से तत्व हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है कि स्थायी सदन है कि मतलब विघटन कर दिया जाता है, तो आप पहले इसे जानेंगे कि लोकसभा कैसी सदन है, स्थायी सदन है या विघटन की जा सकती है, तो आप इसे जानेंगे। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता है। इसे नष्ट तो किया जा सकता है, लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इतने ही नए सदस्य पद धारण करते हैं, मतलब नए सदस्य इतने ही आते हैं हर 2 साल में, और 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं या बाहर जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नाम निर्देशन या मनोनयन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति यह मनोनयन साहित्य, कला, खेल, समाज सेवा और विज्ञान क्षेत्र की हस्तियों में से करता है, ठीक है। जैसे आप अभी मतलब कुछ जैसे कंगना रनावत को ले लीजिए, तो ये साहित्य से ही आएंगे, ठीक है। अब 233 सदस्यों का चुनाव होता है। ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे आप 233 सदस्यों का चुनाव करेंगे तो आप 233 सदस्य तो नहीं चुनते ना, ये तो आप प्रधानमंत्री चुनते हैं, ये तो आप राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा, ठीक है। ये तो आप मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन जो सदस्य उनका तो चुनाव आप नहीं करते ना, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के प्रतिनिधित्व एकल निर्वाचन अर्थात MLA चुनते हैं, ठीक।
पहले हम लोग एमएलए चुनते, फिर एमएलए उनको चुनते हम। कोई भी व्यक्ति कहीं का निवासी हो किसी भी राज्य से अपनी उम्मीदवारी का दावा कर सकता है। राज्यसभा के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग या हार्स ट्रेंडिंग खरीदते हैं ना, कि हमें लगा कि हम आपको ज्यादा पैसा देंगे तो आप मेरी तरफ आ जाते हैं तुरंत, तो वहां पर खरीद फरोख्त हुआ था। फरोख्त से बचने के लिए खुला मतदान होता है। मतलब भाई हम 50 लोग हैं, अब आप हमें चुपके से रात में ही खरीद लियो, कल मतदान होना है, सुबह मतदान होता है, तो आप मुझे, तो हम तो हार जाएंगे ना, हम तो जीत जाएंगे ना, वो सामने वाले आप उस पार्टी से, लेकिन आपको खरीद लिया गया तो आप वोट तो हमें दे दिए ना चुपचाप, इसलिए खुला मतदान होता है। खुला मतदान होता है। क्रॉस वोटिंग का अर्थ है कि मतदाता पैसा लेकर अपनी पार्टी लाइन के उम्मीदवार को वोट न देकर दूसरी पार्टी लाइन के उम्मीदवार को वोट दे दे। ठीक है। यदि किसी सीट के लिए उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में जीते सदस्य की पदावधि शेष अवधि के लिए ही होगी, पूरे 6 वर्ष के लिए नहीं। जैसे यदि किसी सीट के लिए उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में जीते सदस्य की पदावधि शेष अवधि के लिए होगी। ये नहीं कि 6 वर्ष बचा, मतलब 6 वर्ष की इसकी अवधि होती है राज्यसभा की, तो पूरे 6 वर्ष के लिए होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितना समय बचा है, 2 साल बचा है तो 2 साल के लिए, 6 माह बचा है तो 6 माह के लिए ही होगी। राज्यसभा में किसी राज्य के कितने सदस्य होंगे, ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जैसे अब यूपी की जनसंख्या तो 19 करोड़ से अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 31 हैं, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत में, इसलिए राज्य जनसंख्या पर निर्भर है। जैसे यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सर्वाधिक 31 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं लोकसभा की अवधि और निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसकी सामान्य अवधि 5 वर्ष है, लेकिन अस्थायी सदन होने के कारण राष्ट्रपति 3 वर्ष से पहले भी, राष्ट्रपति 3 वर्ष नहीं, उस जगह 5 वर्ष लिखा है। राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी इसका विघटन कर सकता है। संसद 5 वर्ष के बाद भी इसकी अवधि बढ़ा सकती है, लेकिन तब जब आपातकाल हो। यह अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि इसी बीच आपातकाल समाप्त हो जाता है तो यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी। जैसे अब 5 साल हो गए, आपातकाल लग गया, तो संसद इसकी अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। संसद 5 वर्ष के बाद भी इसकी अवधि को 1 साल बढ़ा सकती है। तो 1 साल जैसे बढ़ाई और 6 माह बाद ही आपातकाल खत्म हो गया, तो ये 6 महीने से अधिक नहीं होगी, तो ये अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी। अब आपातकाल लगा, जैसे आज से आपातकाल लग गया, और आज ही हमने लोकसभा के अवधि को 1 साल बढ़ा दिए, और आपातकाल 1.5 से 2 महीने में ही खत्म हो गया, तो इसकी अवधि 6 माह से फिर अधिक नहीं होगी, इसे हटा दिया जाएगा। तो इस वजह 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1971 में 5वीं लोकसभा की अवधि 6 वर्ष की गई थी। जो 1971 में 5वीं लोकसभा की अवधि रही वो 6 वर्ष की गई थी। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। ये निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा होता है, अर्थात जिसे सर्वाधिक मत मिले होते हैं जीत उसी की होती है। लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुच्छेद 330 मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि आजकल SC ST के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मतलब अभी तो एक स्कीम प्रधानमंत्री जी निकाले रहे हैं कि कोई अगर जनजात से शादी ब्याह करेगा तो उसे सरकारी जॉब भी दी जाएगी, उसको एक आवास भी दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बस ऐसी स्कीम निकली थी, बहुत लोग इससे मतलब प्रभावित नहीं हुए। तो अनुच्छेद 330 आप याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 330 याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 331 याद कर सकते हैं, 31 का याद कर सकते हैं, 31 खा याद कर सकते हैं। मैं इनको आगे चल के पूरा डिटेल और व्याख्या दूंगी इनकी, पर आप अभी जैसे वीडियो सुन रहे हैं तो आप तुरंत अनुच्छेद देख सकते हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। फिर यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो आर्टिकल 331 के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकते हैं। इस तरह यह मनोनयन बाध्यकारी नहीं है, भाई नहीं है। जैसे हमें लगा कि इनकी जनसंख्या कम है, इनको तो हम 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। संसद सदस्यों की योग्यताएं कैसी तो सबको पता है, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया और सजा याफ्ता ना हो, उसके पास के सजा भुगत रहा हो, सजा भुगत के आया हो। राज्यसभा की स्थिति में कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा की स्थिति में कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। सदस्य हो किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ का पद क्या होगा इसका निर्धारण संसद करेगी, अनुच्छेद 102 के अंतर्गत। ठीक है। अयोग्य घोषित किया जाना, यदि कोई सदस्य
लाभ का पद धारण करने या अन्य किसी कारण से अयोग्य हो गया है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103 के अंतर्गत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 102 कि सदस्य किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद क्या है इसका निर्धारण संसद करेगी। आगे आता है कि अयोग्य घोषित करना, यदि कोई सदस्य लाभ का पद धारण करने या अन्य किसी कारण से अयोग्य हो गया है तो इसकी अयोग्यता का निर्धारण निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? आप लोग निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103 के अंतर्गत। यदि दल बदल करने के कारण कोई सदस्य अयोग्य हो गया है तो इसकी अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है या सभापति करेगा। लोकसभा से है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा से है तो सभापति करेगा, मतलब उपराष्ट्रपति करेंगे। अब शपथ कैसे ली जाती है? तो राष्ट्रपति दिलाता है किसको? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति दिलाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ सदस्य को शपथ दिला देता है, फिर यही वरिष्ठ सदस्य अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। इस वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। पद रिक्त कैसे हो सकते हैं? ये मैं सिर्फ सरकार पढ़ा रही हूँ, सरकार में क्या महत्व है ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप लोगों को अनुच्छेद 52 से लेकर 78 अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप ये याद रखिए कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, न कार्यपालिका, न विधायिका, न न्यायपालिका। मैं एक एक शब्द आपको बताऊंगी और इससे आपको स्पष्ट होगा कि ये कंटेंट कैसा है। जब आप पहले से ये पद जाने रहेंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर को पहले राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, फिर प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, तो ये आप जब जाने रहेंगे तभी ना प्रोटेम स्पीकर आगे चल के जानेंगे क्या है। तो जैसे शपथ पद रिक्त कैसे होता है, तो जैसे किसी की मृत्यु होने पर, इस्तीफा देने पर, शपथ न लेने पर, अगर बिना बताए लगातार 60 दिनों तक संसद के अधिवेशनों से गायब रहने पर तो अपने आप सदस्यता चली जाती है। दो सदनों के लिए चुने, जैसे हमें लोकसभा के लिए भी चुना गया, हमें राज्यसभा के लिए भी चुना गया। यदि दो सदनों के लिए चुन लिए जाने पर यदि एक सदस्य इस्तीफा नहीं देता है तो दूसरे सदन की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे आप राज्यसभा में चले गए और लोकसभा के भी सदस्य बनने की योग्यता थी आपके पास, तो उसकी योग्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। संसद की बैठक कहाँ पर होती किशन? तो संसद की बैठक अनुच्छेद 85 के अंतर्गत होती। आहूत करना मतलब बुलाना, ये देखो आगे लिखा भी है, बुलाना। सत्र अवसान करना मतलब सत्र को समाप्त करना, स्थगन करना। तो आहूत करना, सत्र अवसान करना, विघटन करना ये राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगन करना ये सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा। क्योंकि वहां पर क्यों करेगा? क्योंकि अनुशासन स्थापित करने के लिए। जैसे अनुशासनहीनता होने लगती है ना कि किसी की बात पर बहस शुरू हो जाती है, तो इतनी बहस होती है, लोग एक दूसरे को वहां पर अनुशासित नहीं रहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए वहां पर सदन का पीठासीन अधिकारी अनुशासन स्थापित करने के लिए मतलब जो बैठक होती है उसको स्थगन करना, उसको रोक देता है वहीं पर कि ये यहीं पर थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। सदन की बैठक के लिए गण पूर्ति का कोरम 1/10 होना चाहिए, अर्थात लोकसभा की बैठक तभी होगी जब कम से कम 55 सदस्य उपस्थित हो और राज्यसभा की बैठक के लिए कम से कम 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये आप लोग सुनेंगे ना तो हम सच बता रहे हैं, कोई ये बताता ही नहीं है। बस वो जब पढ़ाते हैं, जो राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, लोकसभा पढ़ाएंगे, संसद पढ़ाएंगे, जब तो वही बस बता दिया, इससे अलग से कोई नहीं पढ़ाता है। अगर कोई भी कहीं भी पढ़ाया हो तो आप हमसे आकर मिलिए, बताइए कैसे पढ़ाते हैं। तो क्योंकि ये मैंने नोट किया तो मैं बता रही हूँ। बैठक को सत्र भी कहा जाता है, जो सत्रों या बैठकों के बीच की अवधि सत्रावसान कहलाती है। राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुलाता है, वहीं सत्रावसान की घोषणा भी करता है। सत्रावसान की अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है, अतः वर्ष भर में 2 बैठक बुलाना अनिवार्य है। वैसे 3 बैठकें बुलाने की परंपरा बनती जा रही है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत या शीतकालीन सत्र। आपको हो सकता है आवाज आ रही हो क्योंकि कूड़ा वाली गाड़ी आ गई है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। जब किसी सदनों में शोर शराबे के कारण कार्यवाही संभव नहीं हो पाती है, तो यही बात मैं ऊपर करी, तो सदन का पीठासीन अधिकारी सदन में अनुशासन स्थापित करने के लिए सदन को आधे घंटे 1 घंटे के लिए स्थगित कर देता है। इसी को स्थगन कहा जाता है। ठीक है, स्थगन वहां था ना, तो सदन का पीठासीन अधिकारी ही करेगा ये बात। तो यहाँ पर ये पोर्शन समाप्त होता है। अब यहाँ पर मैं ये इसलिए लेकर आ गया ताकि मैं आपको बता सकूं, कल से मैं कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति बताऊंगी, विधायिका बताऊंगी। पहले कल तो मैं पूरा आपको राष्ट्रपति लेकर आऊंगी कि राष्ट्रपति
किस किस अनुच्छेद में, कैसे कैसे, एक एक अच्छे से पॉइंट बाई समझाकर ही मैं आगे बढ़ूंगी। ये तो मैं आपको मोटा मोटा बताई, क्योंकि ये जानना बेहद आवश्यक था आपके लिए। जब आप सरकार जानेंगे, सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्रम से होते हैं। कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून में निर्णय लेना, तब आप जानेंगे कि सरकार क्या होती है। ठीक है, आप लोग इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं, अरे ये तो है ही नहीं। आपके ही सिलेबस में ये सब कुछ मेंशन है। पीसीएस आरओ 2022 का जो लास्ट दिसंबर में पेपर होना है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट ही लेकर आती हूँ। आलतू फालतू की बातें मैं यहाँ करना भी नहीं चाहती, और करने का कोई मतलब भी नहीं होता है। पढ़ाई का मेरा चैनल है, तो सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। तो इसलिए आप लोग, कार्यपालिका के जैसे प्रकार हैं, तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, राष्ट्रपति, राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, जैसे अमेरिका का, ब्राजील का। यहाँ अध्यक्षात्मक होती है। और संसदीय कहाँ होती है, जैसे अपने ब्रिटेन की, अपने भारत के प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, जैसे अपने भारत में। वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख राजा, संवैधानिक राजतंत्र या राष्ट्रपति, संसदीय गणतंत्र होता है। उदाहरण कनाडा, ब्रिटेन, भारत। अर्ध संघात या अर्ध अध्यक्षात्मक कहाँ पर होता है, तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। उदाहरण श्रीलंका, फ्रांस, रूस। तो ये आज का पोर्शन पूरा आपका कंप्लीट हुआ। आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगी, और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग मतलब पूरा वीडियो देखा करिए। मैं बार बार ये बात आप लोगों से कहना भी चाह रही हूँ कि आप सब लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपको लाभ ये मिलेगा, आज से पहले अगर आपको किसी ने सरकार बताया हो कि सरकार कैसे कैसे बनती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर, आप पढ़े जरूर होंगे कि सरकार में ये होता है, लेकिन सरकार कोई पढ़ाता नहीं है। कहीं पर भी हो, किसी भी यूट्यूब चैनल में देख लेना, सरकार अलग से नहीं बताई जाएगी सरकार बनती कैसी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाई हूँ, क्योंकि मैं अपने सिलेबस में, अपनी नोटबुक में मैंने खुद ही नोट किया है, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि जीवन जीने के कई तरीके होते हैं। हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। किसी के जीवन में सुख है, किसी के जीवन में दुख है। सबके जीवन में केवल सुख सुख ही नहीं रहता है, सबके जीवन में केवल दुख दुख ही नहीं रहता है। समय सबका आता है। तो आप अगर दुखी हैं तो बहुत दुखी मत होइएगा, क्योंकि आज दुखी हैं तो कल सुखी भी होंगे। सुख और दुख ये जैसे होता है, ये दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख है तो एक दिन दुख आएगा, और दुख है तो आपके पास सुख जरूर आएगा। आप आज मेहनत कर रहे हैं तो कल सफल जरूर होंगे। हो सकता है समय लगता है कभी कभी, पर सामने वाला शायद ये बातें नहीं समझता है कि समय लगता है, क्योंकि उसे ये फील होता है कि सामने वाला पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सामने वाला कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं ये कंटेंट जो लेकर आती हूँ, ये पहले मैं खुद पढ़ती हूँ 102 बार, कभी कभी तो 3 बार, क्योंकि अपनी भाषा में लिखे शब्द हैं। अब मैंने तो पढ़ा है, पर मुझे आपको समझाना भी तो है साथ साथ में। तो मैं वहां पर पहले पढ़ के आती हूँ, कैसे मैं इन्हें समझा सकूं आपको, कैसे आप तक अच्छे से मैं पहुंचा सकूं। हर एक टीचर की क्वालिटी अलग होती है, आपकी अलग होगी, मेरी अलग है। मैं कुमार गौरव सर को बहुत मानती हूँ, तो उनकी अलग है। उनकी तो मतलब एक छाप अलग ही है, घर घर में गूंजती है उनकी छाप। हर एक स्टूडेंट के मोबाइल पे, हर एक स्टूडेंट के मेज पर, हर एक स्टूडेंट के मतलब कंटेंट में कुमार गौरव सर घूमते हैं। तो इसलिए कुमार गौरव सर की तरह तो नहीं बन पाएंगे, और बन पाएंगे भी तो अभी बहुत समय लगेगा उस तरह बनने के लिए। तो अगर बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बन पाए तो प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करने से कभी कोई खाली नहीं होता है कि मतलब आज हम प्रयास कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, और प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। मुझे जब मेरे 1-2 वीडियो में व्यूज नहीं आए, लोग कमेंट मतलब लाइक कमेंट नहीं आया, तो थोड़ा सा मनोबल टूटा मेरा कि मैं आगे वीडियो ना बनाऊं क्या। मैं सोची, रात भर सोची कि अगले दिन का वीडियो मैं अपलोड ना करूं क्या। पर मैं फिर फील की कि अगर मैं रुकी तो कोई यहाँ कहने वाला नहीं है कि आप वीडियो बनाइए। भाई सामने वाले को नहीं देखना पसंद तो मेरा वीडियो नहीं जाएगा तो कहीं और से पड़ेगा। यूट्यूब तो ज्ञान का भंडार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा एक वीडियो नहीं पहुंचेगा तो फिर मैं सोची कि मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर मेरा वीडियो एक व्यक्ति भी, एक व्यूज भी मेरे वीडियो में आ रहा है ना, तब भी मैं बनाऊंगी। तो इसलिए मैं बनाती रहूंगी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई तो कर ही रही हूँ, साथ में मैं अपना वीडियो भी, मुझे पढ़ना ही है। तो इसलिए मैं अपना वीडियो बनाती रहूंगी। आप लोग सिर्फ सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, इतना करते रहिए।
तो जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम खुद में खुद आगे बढ़ते जाएंगे, मेरा भी मनोबल बढ़ता जाएगा। मनोबल बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग एक दूसरे का मनोबल नहीं बढ़ा पाते हैं। घर पे कुछ ही लोगों की बात मतलब कान पे जाती है, कुछ लोगों की बातों को लोग इग्नोर कर देते हैं कि अरे ठीक है, कहा तो बोल दिया है, आज कर लिए, कल कल कर लिए, फिर परसों भूल गए उसकी बात को। पर हमको लगता है अगर रोज करने से वो चीजें आ रही हैं तो उन्हें करना चाहिए। उन्हें डेली थोड़ा ही समय दो, पर उन्हें करना चाहिए। करने से नुकसान नहीं है, लाभ ही है। आज नहीं तो कल होगा और सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी समय लग जाता है, कभी कभी किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है, एक दो अटेम्प्ट में ही हो जाता है उनका। एक दो बार पेपर दिए, वो प्री भी निकाले, मेंस भी निकाले, इंटरव्यू भी निकाल के और निकल लेते हैं यहाँ से। तो होता है, उनकी किस्मत होती है उस तरह। पर हो सकता है किसी किसी को समय लगता है, किसी कोई कोई 12-12 13-13 साल तक यहाँ रहता है, तब सफल होके जाता है। लेकिन अगर उसकी जिद है कि वो सफल होकर जाएगा तो सफल जरूर होता है। आज का वीडियो यहीं तक, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं पहले ये सारी बातें इसलिए नहीं बोलती हूँ कि लोग कहते हैं बोरिंग है, क्योंकि लोग तो अभी उन्हीं को देखेंगे ना जो पॉपुलर हो चुके हैं। हम तो अभी कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जो मेरे जानने वाले पहचानने वाले हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।